बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस प्रीचर। बच्चे, आज की इस वीडियो के अंदर इंशाल्लाह हम लोग नम्स पेपर 2023 का जो केमिस्ट्री पोर्शन है इसको डिस्कस करेंगे। बच्चे, नम्स पेपर 2023 के अंदर सबसे पहला केमिस्ट्री पोर्शन के अंदर जो क्वेश्चन पूछा गया, दैट इज़ वेपर प्रेशर इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ विच फैक्टर। चार ऑप्शंस हैं, टेम्परेचर, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, डेंसिटी ऑफ लिक्विड है या सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड है। तो बच्चे, इसका जो राइट ऑप्शन है दैट इज़ सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड। देखिए, टेम्परेचर डायरेक्टली रिलेट करता है वेपर प्रेशर के साथ। जितना आप लोग टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे वेपर्स ज़्यादा बनेंगे, और जितना ज़्यादा वेपर्स बनेंगे वो उतना ही ज़्यादा वेपर प्रेशर जो है वो जाकर एग्जर्ट करते हैं। अगर हम लोग बात करें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की, तो बच्चे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का वेपर प्रेशर के साथ होता है इन्वर्स रिलेशन। अगर स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगी कम वेपर्स बनेंगे, और अगर कम वेपर्स बनेंगे तो वेपर प्रेशर भी कम होगा। और अगर बच्चे हम लोग डेंसिटी की बात करें तो जितना लिक्विड डेंसर होगा, भारी होगा, वेपर्स कम बनेंगे और वेपर प्रेशर जो है वो कम होगा। तो हम लोग बोलेंगे कि डेंसिटी ऑफ लिक्विड भी वेपर प्रेशर के साथ जो है वो इन्वर्सली रिलेट करती है। बट बच्चे, अगर हम लोग सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड की बात करें, अब सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड आप लोग जितना मर्जी बढ़ाते जाएं, जितना ज़्यादा आप लोग सरफेस एरिया उसका बढ़ाते जाएंगे, नो डाउट उसके वेपर्स हैं वो ज़्यादा बनेंगे। लेकिन बच्चे, जितने ज़्यादा वेपर्स बनते जाएंगे उनकी एबिलिटी टू रिटर्न टू द सरफेस ऑफ लिक्विड वो भी इंक्रीज़ होती जाएगी। तो एज अ रिज़ल्ट जो इक्विलिब्रियम होगा वो डिस्टर्ब नहीं होगा, क्योंकि वेपर प्रेशर की डेफिनेशन ही ये होती है कि हमारे पास जब रेट ऑफ इवेपोरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन ये दोनों आपस में बराबर हो जाते हैं। तो अगर तो आप लोगों के पास जो है वो आप लोग सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं, तो सरफेस एरिया के बढ़ाने से इवेपोरेशन बढ़ेगी, तो इवेपोरेशन के साथ साथ कंडेंसेशन भी बढ़ती है। तो एज अ रिजल्ट आपका जो सिस्टम होता है वो इक्विलिब्रियम के ऊपर ही रहता है। तो इस वजह से हम लोग कहते हैं कि सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड जो है वो वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड को जो है वो डिस्टर्ब नहीं कर रहा होता। बच्चे, क्वेश्चन नंबर 2 है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ईथर इज लेस एज कम्पेयर टू अल्कोहल्स एंड फिनॉल ड्यू टू। बच्चे, याद रखिएगा बॉइलिंग पॉइंट का डायरेक्ट रिलेशन होता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के साथ। अब अगर हम लोग अल्कोहल और फिनॉल की बात करें तो इसमें मौजूद होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से ही इनके जो मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यूज़ होती हैं वो ज़्यादा होती हैं। जबकि ईथर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स इसमें वीक वन डेर वाल फोर्सेस मौजूद होती हैं, जिसकी वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कम होगा। तो हम लोग बोलेंगे कि बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो कि वीकर होती हैं इन केस ऑफ ईथर, इस वजह से इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कम होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चे हमारे पास कि when two ice cubes are pressed over each other they unite to form the one cube due to। बच्चे, आइस क्यूब्स बर्फ़ की पट्टियाँ बेसिकली वो बात कर रहा है। कहते हैं इनको जब आपस में आप लोग जोड़ेंगे तो ये दोनों मिल के एक न्यू क्यूब जो है वो बना देते हैं। ये आपस में किस मदद से जो है वो, किस बॉन्ड की मदद से जो है वो आपस में जुड़ती हैं। तो बच्चे, आइस जो है वो वाटर से बनती है, और वाटर के केस में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती हैं दैट आर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो बच्चे, जब ये आइस क्यूब्स आपस में एक दूसरे के साथ मिलती हैं, एक दूसरे के ऊपर स्लिप ओवर होती हैं, फिर एक दूसरे के साथ जुड़ती हैं, तो एक दूसरे के साथ जुड़ने की जो वजह होगी वो हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन जो है वो डेल्टा आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, कहता है विच स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल। अल्फा ऑप्शन में कहता है कि ईच सोडियम आयन इज सराउंडेड बाय 6 क्लोराइड आयन एंड ईच क्लोराइड आयन इज सराउंडेड बाय 6 सोडियम आयन। बच्चे, बिल्कुल ठीक बात है, यही हमारे पास इसका राइट ऑप्शन है। देखिए, इन केस ऑफ सोडियम क्लोराइड आयन ने पॉजिटिव को 6 क्लोराइड आयन ने सराउंड किया होता है, और इसी तरह से एक क्लोराइड को जो है वो 6 सोडियम ने सराउंड किया होता है। तो एज अ रिजल्ट हम लोग बोलते हैं कि इन केस ऑफ NaCl इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो भी 6 होता है। तो बच्चे, यही हमारे पास राइट ऑप्शन है। बीटा ऑप्शन में कहता है द क्रिस्टल हैज़ अ फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। बच्चे, ये बात भी ठीक है कि जो सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल है उसका फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर ही होता है। बट मोस्ट अप्रोप्रिएट जो हम लोगों ने ऑप्शन की तरफ मूव करना है तो वो हम लोग बोलेंगे कि हमारे पास अल्फ़ा ऑप्शन बनेगी। हालांकि इसका बीटा ऑप्शन भी ठीक है, और इन्होंने की के अंदर भी जो आंसर मार्क करके दिया होता है दैट वाज अल्फ़ा। 40 के अंदर वो कहता है कि ईच सोडियम इज सराउंडेड बाय 3 क्लोराइड आयन, तो 3 के साथ नहीं होता, वो 6 के साथ होता है। डेल्टा के अंदर कहता है कि इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शंस आर प्रेजेंट बिटवीन टू अपोजिटली चार्ज आयंस। तो बच्चे, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन नहीं होती बल्कि इंट्रामॉलिक्यूलर अट्रैक्शन होती हैं। आयनिक बॉन्ड जो है वो मौजूद होता है, और आयनिक बॉन्ड इज एन एग्जांपल ऑफ इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। कहते हैं द ग्रेटर लैटिस एनर्जी इज शोन बाय। अब बच्चे, लैटिस एनर्जी का चार्ज टू साइज रेशियो के साथ डायरेक्ट रिलेशन होता है। अगर हम लोग यहाँ पर कैटाइन देखें तो कैटाइन तो सभी के अंदर सेम है, सोडियम।
अब हैलोजेंस की बात करते हैं। हैलोजन सभी के ऊपर चार्ज सेम होता है, -1, मतलब चार्ज वाले फैक्टर को निकाल दें, पीछे बच जाता है साइज़। आपने ग्रेटर लैटिस एनर्जी बतानी है तो लैटिस एनर्जी उसकी ज़्यादा होगी जिसका साइज़ कम होगा। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इनमें से जो फ्लोरीन होता है इसका साइज़ सबसे कम है, और अगर इसका साइज़ सबसे कम है, इसकी लैटिस एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी, तो बच्चे हमारे पास यहाँ पे फिर जो राइट ऑप्शन है वो डेल्टा आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास कि थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मेटल्स इज़ ड्यू टू। मेटल्स हीट को कंडक्ट करती हैं, किस वजह से बच्चे? मेटल्स के अंदर फ्रीली मूविंग इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं जिसकी वजह से दे कैन कंडक्ट द हीट एज वेल एज इलेक्ट्रिसिटी। तो हमारे पास बच्चे यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो बीटा आ जाएगा, ये एक फैक्ट है। क्वेश्चन नंबर 7 देखें। कहते हैं द हाई प्रेशर ऑफ 200 एटमॉस्फेयर इन हैबर्स प्रोसेस इज यूज फॉर। बच्चे देखें, हम लोग हैबर्स प्रोसेस की बात करें तो N2+3H2 ये मिलकर बनाते हैं 2NH3, अमोनिया की सिंथेसिस होती है। इसमें नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स जो हैं वो 4 हैं और नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स हैं वो हमारे पास 2 हैं। ली शैटलियर प्रिंसिपल के मुताबिक हमें ये कहा जाता है कि प्रेशर बढ़ाने से रिएक्शन उस तरफ जाता है जिस तरफ नंबर ऑफ़ मोल्स हैं वो कम होते हैं। अब अगर आप लोग यहाँ पे प्रेशर को बढ़ाएंगे तो ये कम नंबर ऑफ़ मोल्स में इंटू से प्रोडक्ट की तरफ जाएगा, अमोनिया की ज़्यादा फॉर्मेशन होगी हमारे पास। तो हम लोग कहते हैं कि हैपर प्रोसेस के अंदर हाई प्रेशर यूज़ करने का जो मकसद होता है वो होती है हमारे पास बेटर यील्ड, कि हम लोग ज़्यादा मकदार के अंदर जो है वो अपनी प्रोडक्ट को हासिल कर सकें। तो इस वजह से बच्चे हमारे पास यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है वो अल्फा आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है कि बाय विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इक्विलिब्रियम स्टेट इज़ अटेंड अर्लियर। तो बच्चे कैटलिस्ट वो फैक्टर होता है जिसकी वजह से आप लोग इक्विलिब्रियम स्टेट को जो है वो अर्लियर अटेन कर लेते हैं। बेसिकली होता क्या है कि लेट्स सपोज आप लोगों के पास यहाँ पर मौजूद है टाइम और यहाँ पे मौजूद है कंसंट्रेशन। बच्चे अगर हम लोग विदाउट कैटलिस्ट रिएक्शन लेते हैं, मैं कहता हूँ यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 10 है, ये 20 है, ये 30 है, तो बच्चे लेट्स सपोज आप लोगों ने कैटलिस्ट को इस्तेमाल नहीं किया और आप लोगों के पास जो इक्विलिब्रियम टाइम है वो 30 सेकंड्स के ऊपर जो है वो अटेन होता है। बट इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट अब ये जो रिएक्शन होगा ये स्पीड अप हो जाएगा और कुछ इस तरह से स्पीड होगा कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन भी बढ़ जाएगा और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन भी बढ़ जाएगा। और अब यहाँ पर जो इक्विलिब्रियम टाइम होगा वो 30 के बजाय 22 या 20 सेकंड्स के ऊपर पहुँच जाएगा। तो बच्चे यहाँ पर जो ब्लैक कलर के साथ मैंने इस्तेमाल किया दैट वन इज़ द कैटालाइज रिएक्शन। और कैटालाइज रिएक्शन में हमारे पास रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन पहले दोनों आपस में बराबर हो जाते हैं। तो इस तरह से हमारे पास जो है वो इक्विलिब्रियम स्टेट जो है वो पहले अटेन कर ली जाती है। तो इस वजह से बच्चे हमारे पास यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो कैटालिस्ट आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है कि व्हेन द टेम्परेचर ऑफ रिएक्टिंग गैस इज रेज बाय 10 केल्विन। बच्चे याद रखिएगा, चाहे 10 केल्विन लिखा होता है चाहे 10 डिग्री सेल्सियस लिखा होता है, दोनों केसेस में जो रिएक्शन रेट होता है वो डबल इंक्रीज़ हो जाता है। पंजाब बोर्ड की बुक के अंदर चैप्टर नंबर 11 के अंदर ये SHS फैक्ट जो है वो लिखा गया है। नेक्स्ट बच्चे आपसे क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर डेफिनेशन पूछी गई है, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द कोलाइडिंग पार्टिकल्स फॉर द इफेक्टिव कोलिजन इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 11 देखें, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेट फंक्शन। तो बच्चे दो ही ऐसी चीज़ें हैं जो कि स्टेट फंक्शन के तौर पे नहीं आती, एक हमारे पास है वर्क डन और दूसरा हमारे पास है हीट। तो यहाँ पे बच्चे हमारे पास वर्क राइट ऑप्शन आ जाएगा। इसके अलावा प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, इंथैल्पी, इंटरनल एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी और एंट्रोपी, ये वो एग्जांपल्स हैं जिसको हम लोग स्टेट फंक्शन का नाम दे रहे होते हैं। तो बच्चे यहाँ पर उन्होंने पूछा कि कौन सा स्टेट फंक्शन नहीं है, तो वो हमारे पास वर्क डन आ जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 12 देखें, एक रिएक्शन गिवन है, कहते हैं इस इक्वेशन को हम लोग क्या नाम देंगे। बच्चे देखें आपके पास 1 मोल ऑफ आयोनिक कंपाउंड बन रहा है सॉलिड फेज के अंदर फ्रॉम इट्स गैशियस साइंस। तो बच्चे ये डेफिनेशन किसके ऊपर पूरा होता रही है, हम लोग लैटिस एनर्जी की डेफिनेशन पढ़ते हैं कि अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ आयोनिक कंपाउंड इज फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स गैशियस आइस को जो है वो हम लोग लैटिस एनर्जी का नाम देते हैं। तो बच्चे ये बेसिकली हमारे पास जो इक्वेशन है वो लैटिस एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रही है। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, कहते हैं व्हेन नाइट्रिक ऑक्साइड रिएक्ट्स विद ओजोन NO+O3 ये मिलकर NO2 बनाएंगे प्लस ऑक्सीजन गैस।
बच्चे वो पूछता है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये हमारी बुक के अंदर ऐसा चीज़ एग्जांपल गिवन है कि ये सेकंड ऑर्डर की एग्जांपल है। अगर वो आपसे पूछता है कि द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू NO, तो बच्चे ये NO के लिहाज से भी फर्स्ट ऑर्डर है और ओजोन के लिहाज से भी फर्स्ट ऑर्डर है। लेकिन अगर आपसे वो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछ रहा है तो फिर हम लोग बोलेंगे दिस वन इज एन एग्जांपल ऑफ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 14 है, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस द रिडक्शन ऑलवेज अकर्स एट। बच्चे याद रखिएगा, चाहे आपके पास हो इलेक्ट्रोलिटिक सेल, चाहे आप लोगों के पास हो गैल्वेनिक सेल, इन बोथ ऑफ केसेस बच्चे जो रिडक्शन का फिनोमिना होता है इट ऑलवेज अकर्स एट कैथोड, और जो ऑक्सीडेशन का फिनोमिना होता है इट ऑलवेज अकर्स एट एनोड। तो बच्चे यहाँ पर उन्होंने रिडक्शन पूछा है तो हमारे पास राइट ऑप्शन बीटा आ जाएगा। पंजाब बोर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं उनके यूनिट नंबर 10 फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री का जो पहला MCQs है उसके अंदर भी वो यही पूछता है, द कैथोडिक रिएक्शन ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ डाइल्यूट H2SO4। तो बच्चे वहाँ पर कैथोडिक, जब भी कैथोड की टर्म आ जाएगी तो याद रखिएगा वहाँ पर जो फिनोमिना होगा वो हमेशा रिडक्शन का ही हो रहा होता है। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास, द रीज़न फॉर द हाइएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू फ्लोरीन इज। क्या उसका कम्प्लीटली आउटरमोस्ट शेल होता है? नहीं बच्चे, उसके पास एक इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है, एबिलिटी टू फॉर्म नेगेटिव आयन। बच्चे वो नेगेटिव आयन बनाता इस वजह से है क्योंकि वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ये रीज़न नहीं होती उसकी हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने की, तो इस वजह से हम लोग जो है वो इसको राइट ऑप्शन कंसीडर नहीं करेंगे। फिर कहते हैं एग्जिस्टेंस एज द डायटोमिक मालिक्यूल, मालिक्यूल का डायटोमिक फॉर्म एग्जिस्ट करना, ये उसकी स्टेबिलिटी के साथ तो रिलेट करता है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के साथ कोई रिलेशन नहीं होगा। जबकि कहता है इसका स्मॉलर साइज़ और हाई न्यूक्लियर चार्ज। बच्चे जितना साइज़ छोटा होगा न्यूक्लियस की इनकमिंग इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन उतनी ही ज़्यादा होगी, और जितनी इनकमिंग इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन ज़्यादा होगी हम लोग बोलेंगे उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू ज़्यादा होंगी। तो हमारे पास यहाँ पे फिर जो राइट ऑप्शन है वो डेल्टा आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है कि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी, जिसको हम लोग वेस्पर थ्योरी के नाम से भी पढ़ते हैं, ये किस चीज़ को जो है वो एक्सप्लेन करती है? आया ये बॉन्ड एनर्जी को एक्सप्लेन करेगी? तो बच्चे याद रखिएगा ये जो बॉन्ड एनर्जी का फैक्टर है ये रिलेट करता है बॉन्ड स्ट्रेंथ के साथ या फिर टाइप ऑफ बॉन्ड्स के साथ, मतलब उसके अंदर सिंगल बॉन्ड है डबल बॉन्ड है उसके साथ जो है वो बॉन्ड एनर्जी का रिलेशन होता है। वेस्पर थ्योरी बॉन्ड एनर्जी को जो है एक्सप्लेन नहीं करती। इसी तरह से अगर हम लोग बॉन्ड लेंथ की बात करना चाहें तो बॉन्ड लेंथ के अंदर हमारे पास आ जाते हैं साइज ऑफ एटम्स या फिर बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, इससे जो है वो हम लोग बॉन्ड लेंथ के बारे में बता सकते हैं। नेक्स्ट बच्चे हमारे पास शेप्स एंड बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये बॉन्ड से टेंथ या फिर टाइप्स ऑफ बॉन्ड से पता चलता है। सिर्फ शेप्स ऑफ मालिक्यूल जो है वो हमें वेस्पर थ्योरी बताती है, वो भी ऑन द बेसिस ऑफ रिपल्जन बिटवीन बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर ऑफ सेंट्रल एटम। क्वेश्चन नंबर 17 है बच्चे हमारे पास, विच ऑफ फॉलोइंग हैज़ द sp3 हाइब्रिडाइजेशन। बच्चे हाइब्रिडाइजेशन का फार्मूला याद रखिएगा कि आप लोग कैलकुलेट कर लें नंबर ऑफ लोन पेयर प्लस नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। अगर तो इसका आंसर आ जाए 4 तो आप लोग बोलेंगे sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। अगर आंसर आ जाए 3 तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है, और बच्चे अगर आंसर आ जाए 2 तो sp हाइब्रिडाइजेशन है। अब ऑप्शन है हमारे पास bf3। अगर हम लोग bf3 की बात करें तो बोरॉन ग्रुप 3 से बिलोंग करता है, उसने अपने तीनों के तीनों इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग के अंदर इन्वॉल्व कर लिए, मतलब इसका लोन पेयर 0 और 3 सिग्मा बॉन्ड है तो 0 + 3 आंसर 3 आएगा, इसकी sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। अगर हम लोग बात करते हैं C2H4 की तो ये इथीन का स्ट्रक्चर है, इसमें बच्चे एक कार्बन के चारों इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग के अंदर यूज़ हो चुके, 3 जो है वो इसने सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं और एक पाई बॉन्ड, तो सिग्मा बॉन्ड 3 है, लोन पेयर कोई भी नहीं है, इसमें भी जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो sp2। इसी तरह से अगर बात करें BeCl2 की, अब बच्चे जो बेरिलियम है ये ग्रुप 2 से बिलोंग करता है, इसने अपने दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन जो है वो बॉन्डिंग के अंदर इन्वॉल्व कर लिए, तो इसके पास जो लोन पेयर है वो 0 है, जबकि इसके पास जो सिग्मा बॉन्ड है वो 2 हैं, तो आंसर आएगा 2। इसका मतलब BeCl2 में जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp है। लेकिन बच्चे अगर हम लोग बात करते हैं CH4 की तो कार्बन के पास लोन पेयर तो कोई नहीं है, लेकिन यहाँ पर इसने जो सिग्मा बॉन्ड बनाए हुए हैं वो 4 हैं, तो आंसर 4 आएगा। मीन टू से यहाँ पर जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3, तो राइट ऑप्शन जो है वो हमारे पास डेल्टा आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखें बच्चे, द फैक्टर विच इज़ नॉट अफेक्टिंग द बॉन्ड लेंथ।
प्रेजेंस ऑफ मल्टीपल बॉन्ड। बच्चे याद रखिएगा मल्टीपल बॉन्ड बोला जाता है डबल या ट्रिपल बॉन्ड को। हम लोग पढ़ते हैं कि इन केस ऑफ अल्कीन जो बॉन्ड लेंथ होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, अल्कीन्स में बॉन्ड लेंथ मज़ीद कम हो जाती है, अल्काइंस में मज़ीद बॉन्ड लेंथ कम हो जाती है। तो मल्टीपल बॉन्ड्स के आने से जो बॉन्ड लेंथ होती है वो शॉर्टर हो जाती है, तो ये तो इफेक्ट कर रही है। फिर कहते हैं नेचर ऑफ हिब्रिडाइजेशन प्रेजेंट। अब बच्चे आप लोग हिब्रिडाइजेशन का इफ़ेक्ट भी पढ़ते हैं कि जितना एस करैक्टर ज़्यादा होता है उतनी ही जो बॉन्ड लेंथ होती है वो कम होती जाती है। इसी वजह से तो अल्काइंस के केस में जो होती है वो बॉन्ड लेंथ सबसे कम पाई जाती है। बच्चे 4 ऑप्शन है। डिफरेंस इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन द बॉन्डेड आइटम्स। अब जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा होगा बॉन्ड पोलर होगा, पोलर चीज़ें जो है वो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं, जिसकी वजह से उसकी बॉन्ड लेंथ जो है वो इफेक्ट हो जाती है। लेकिन बच्चे जो आयनाइजेशन एनर्जी है ये हमें सिर्फ ये बताती है कि कोई भी एलिमेंट जो है वो इलेक्ट्रॉन को आसानी से लूज़ करना चाहता है या मुश्किल से, लेकिन इसका बॉन्ड लेंथ के साथ कोई भी रिलेशन नहीं होता। तो इस वजह से हमारे पास यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो डेल्टा आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखें, विच आर द फॉलोइंग सब्सटेंसेस मैलिएबल एंड डक्टाइल। तो बच्चे सोडियम क्लोराइड एंड कॉपर सल्फेट ये तो दोनों के दोनों आयोनिक सॉलिड्स, और जो आयोनिक सॉलिड्स होते हैं दे आर ब्रिटल, और जो चीज़ें ब्रिटल हों वो कभी भी मेलिएबल और डक्टाइल नहीं हो सकती। तो इस वजह से ये मेलिबिलिटी और डक्टिलिटी का फिनोमिना जो है वो शो नहीं कर रही होती। बच्चे अगर हम लोग मरकरी की बात करें तो मरकरी और ब्रोमीन वो दो एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर जो लिक्विड हैं, तो ये भी मेलिएबल और डक्टाइल नहीं हो सकता। तो हमारे पास एलुमिनियम ही बचती है। क्वेश्चन नंबर 20 है बच्चे, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सोडियम इज़। बहुत से बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर 6 ही ढूंढते रहे। बच्चे याद रखिएगा कोऑर्डिनेशन नंबर किसी भी मेटल का चेंज करता है फ्रॉम स्ट्रक्चर टू स्ट्रक्चर। अगर यहाँ पर लिखा होता कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सोडियम इन NaCl, तो बच्चे सोडियम का जो स्ट्रक्चर है NaCl के अंदर दैट इज़ फेस सेंटर्ड क्यूबिक, और फेस सेंटर्ड क्यूबिक के अंदर सोडियम क्लोराइड में जो सोडियम है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 6। बच्चे यहाँ पर सिंपल कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सोडियम की बात की जा रही है, तो यहाँ पे इसका मतलब ये है कि आपसे वो सोडियम के बारे में पूछना चाह रहा है इन केस ऑफ मेटेलिक सोडियम। और बच्चे अगर हम लोग मेटेलिक सोडियम की बात करते हैं तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है दैट इज़ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, और इन केस ऑफ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सोडियम का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है बच्चे याद रखिएगा वो 8 होता है। वो फैक्ट है। यहाँ पे हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो 4 ही आ जाएगा। इसका बी पोर्शन भी आप लोगों को जो है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर उसकी लिंक मिल जाएगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखना है। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।